अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर अपने होम टाउन अपने आबाई शहर लाहौर से आपसे मुखातिब हूँ। और आज जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है वो एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है लोगों में। जिससे अगर आजकल के बीमारियों के अदाद शुमार देखें तो लगभग हर तीसरे शख्स को शुगर है और हर तीसरे शख्स को ही ब्लड प्रेशर का अर्जा भी लाहक है। और अगर हम जोड़ और हड्डी के अमराज की बात करें तो शायद हर तीसरे चौथे बंदे को बैक एक का प्रॉब्लम है। तो हमने सोचा आज क्यों ना इसके ऊपर ही एक प्रोग्राम कर लिया जाए कि कमर दर्द की जो है वो क्या वजूहत हो सकती हैं, उनकी अलामात क्या होती हैं और उसमें क्या उसमें तरीका इलाज हमारे पास मौजूद है। आया कि दवाइयों से इलाज करना है या कई सूरतों में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन तमाम पहलुओं के ऊपर और एहतियाती तदाबीर हम क्या अख्तियार कर सकते हैं ताकि कमर दर्द जो है वो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार ना करे या हो ही ना सिरे से। तो इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए जिन एक्सपर्ट को हमने दावत दी है वो हैं डॉक्टर अदील अब्बास, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, गुलाब देवी टीचिंग हॉस्पिटल लाहौर। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। Thank you, Dr. Amir, for this opportunity to talk upon this important topic. एग्जैक्टली अच्छा डॉक्टर साहब, बीइंग एन एक्सपर्ट आपके पास तो ओपीडी में और इमरजेंसी में ज़ाहिर बात है आपकी स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक्स है, तो हड्डी जोड़ फ्रैक्चर इस किस्म के मामला आते होंगे। तो चूँकि हमारा मौजू जो है वो कमर के दर्द और कमर के मसाइल है, तो अगर आपके पास 100 मरीज़ आते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, तो उसमें से कितने फ़ीसद ऐसे होते हैं जिनको बैक का प्रॉब्लम होता है? सर, अगर हम आउटडोर पेशेंट की बात करें तो नाउ दिस नंबर इज़ इंक्रीजिंग रफली। इफ़ यू टॉक अबाउट तो 40%, नियरली 40% पेशेंट जो है वो बैक एक के साथ हमारे पास रिपोर्ट कर रहे होते हैं इन एवरी आउटडोर जो 100 में से 40 लोग? यस। तो बड़ा बहुत कॉमन नहीं हो गया डॉक्टर साहब? सर, इंक्रीजिंग नंबर जो है, इसके साथ ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब सिर्फ ओल्ड एज पीपल के जो है ना वो लोग इसके साथ मुतासर नहीं हो रहे हैं। नाउ द यंग पीपल, द टीनेजर्स और इवन 30s में जो लोग हैं वो इसके साथ ज़्यादा नंबर के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं हमें बैक पेन के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी तशवीशनाक आपने सूरत हाल बताई। और बदकिस्मती से मैं मुतअद्दिद प्रोग्राम ब्लड प्रेशर के ऊपर, डायबिटीज़, ओबेसिटी के ऊपर कर चुका हूँ। और उन तीनों मौज़ूआत में भी एक चीज़ मुश्तरक एक्सपर्ट्स ने शेयर की कि चाहे ब्लड प्रेशर हो या शुगर हो या मोटापा हो, ये पहले किसी ज़माने में हम सोचा करते थे कि ओल्ड एज की बीमारी है। मैं पिछली सदी में जब मैं हाउस ऑफ कर रहा था तो हम कहते थे ये तो जवानों की चीज़ ही नहीं है, ये तो बुढ़ापे में आकर ये मसाइल होते हैं, ब्लड प्रेशर, मोटापा और ये जो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो उन तीनों बीमारियों में भी तमाम एक्सपर्ट्स एक ही बात करते हैं कि जनाब अभी यूथ में भी नज़र आना शुरू हो गया। और वही बात कमर के मसाइल के हवाले से आपने भी कर दी कि अलार्मिंग बात यह है कि हमारी जो नई नस्ल है उसमें भी कमर के मसाइल आना शुरू हो गए। वेरी आई वुड से कि डिस्करेजिंग बात है और तशवीशनाक बात है इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी जो कमर है, बीइंग अ डॉक्टर और बीइंग एन एक्सपर्ट, आपको भी पता है कि उसमें मोहरें, उसमें लिगामेंट्स हैं, उसमें डिस्क भी हैं मोहरों के दरमियान में जो कुशन का काम करती हैं। तो ये जो आपने बताया है कि 100 में से 40 जो लोग हैं वो कमर के मसाइल का शिकार हैं जो आपके पास आते हैं, इसमें से विच वन इज़ द मोस्ट कॉमन कल्प्रिट? डिस्क का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मोहरों के अंदर बजाते खुद के प्रॉब्लम आ जाता है, या उसके जो लिगामेंट्स, वो जो फाइबर्स होते हैं जिन्होंने जोड़ा होता है उनको आपस में, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है? उनके कमर के किस हिस्से में ज़्यादा प्रॉब्लम आप देख रहे हैं? सर, अगर हम जो बैकबोन है इसको हम डिवाइड करें तो इसके कुछ स्टैटिक पार्ट्स हैं जो कि लेस प्रोन होते हैं इंजरी के, कुछ है मोबाइल पार्ट। जैसे अगर हम जामिद पार्ट्स वो जो हैं वो जो फिक्स्ड हैं? यस यस ओके। यस, उस उनको डैमेज करने के लिए अच्छी खासी इंटेंसिटी का ट्रॉमा चाहिए या फॉल चाहिए। लेकिन जो मोबाइल पार्ट हैं, जैसे कि हमारी नेक है, इसके साथ भी लॉट ऑफ पेशेंट जो आते हैं वो नेक पेन के साथ, और इसी तरह से हमारी जो लंबर बैक पेन है, जो नीचे वाला हिस्सा है, रिब्स जहाँ पे अटैच होती है पिछली जी जानिब जो लंबर हमारे जो जी जी वर्टेब्रे जी हैं। जी जी। एंड ये दो मोस्ट कॉमन पार्ट इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज बोथ आर मोबाइल पार्ट्स। एंड इसमें मेनली प्रॉब्लम जो होता है, हम सिर्फ कल्प्रिट करते हैं कि जी ये डिस्क का प्रॉब्लम है, हर पेन को हम शियाटिका लेबल कर देते हैं। तो मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए कि हर पेन डिस्क का पेन नहीं होता और हर पेन के लिए सर्जरी ही हल नहीं होता। और जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, मतलब वो ये समझ लें सर कि लॉट ऑफ सेल्फ मेडिकेशंस ऑलरेडी कर चुके होते हैं
और पहलवान, जरा, क्वैक्स इन सब लोगों से होके आते हैं। जी। एंड जब उनसे पूछा जाता है कि आप यंग हैं, इतना सारा प्रॉब्लम होना नहीं था, आपने अर्ली डॉक्टर से क्यों कंसल्ट नहीं किया? उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब हमें ऑपरेशन से डर लगता है, किसी ने कहा ये वही ना, चलें जी, इन्हीं गलतफहमियों को दूर करने के लिए हमने आज का जी, प्रोग्राम तरतीब दिया है। अच्छा, राइट, जो हमारे यानी कि जो मोहरे हैं वो शुरू हो रहे हैं हमारी जो हराम मगज़ या वो जो खोपड़ी जहाँ से हमारी स्कल शुरू यस, ख़त्म यस, हो रही है, यस, वहाँ से हमारे मोहरे शुरू होते हैं। जी, और मोहरे को वो हिस्सा जो गर्दन में है उसको हम सर्वाइकल सर्वाइकल वर्टेब्रे कहते हैं। बिल्कुल और ऐसे उसमें सर। आप बता रहे हैं कि मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, मतलब यस, गर्दन को आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये मूवमेंट यस, भी हो रही है, ये वाली मूवमेंट भी इन्हीं मोहरों के ऊपर हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही सर। उसके बाद डॉक्टर साहब छाती के पीछे जो मोहरे होते हैं उनको क्या कहते हैं? वो हमारे थोरेसिक वर्टिब्रास हैं, थोरैसिक वर्टेब्रा। दे आर सपोर्टेड उनमें भी बाय बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, निस्बतन कम कम होती है मूवमेंट क्योंकि होती वो है। रिब्स की वजह से एक स्टैटिक पोर्शन है। एंड अगेन जब वो पसलियाँ भी जुड़ी हुई हैं, इस जी, वजह से वो यस, यस, पसलियाँ थोड़ा उसके सा साथ निस्बतन कम कम हरकत होती है मूवमेंट वहाँ जी। पर। और उस फिर हमारा जो पेट के निचले हिस्से वाले जो बैक साइड के ऊपर जो मोहरे हैं वो आगे लंबर लंबर वर्टेब्रे। वर्टिब्रेस यस। और कूलों के अंदर जो आखिरी हिस्सा है, तो दैट इज़ कॉक्सिक्स एंड सैक्रम, वो ओके, भी सेफ होते हैं। आई वो भी मीन सेफ होते हैं, इसमें जी, इतना जी, प्रॉब्लम जी, नहीं होता इतना है। इसका प्रॉब्लम मतलब है कि इसमें नहीं होता। ज़्यादातर जो मसला आ रहा है लोगों को, या तो सर्वाइकल वर्टेब्रे में जो जी, गर्दन के बिल्कुल अंदर ऐसे। मोहरे हैं वो, हाँ जी। या जो हमारे पेट की पिछली जानिब कमर के जी, बिल्कुल हिस्से ऐसे। के अंदर जो लंबर वर्टेब्रे हैं, जी, लंबर ज़्यादा वर्टिब्रेस। प्रॉब्लम उसमें आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आपसे ये पूछते हैं कि सबसे कॉमन स्पाइन के प्रॉब्लम्स आपके एक्सपीरियंस में क्या आ रहे हैं, ताकि फिर हम इसको फर्दर मुख्तसरन अ, एक एक करके डिस्कस भी कर लेंगे। इनको सर अगर हम एज वाइज डिवाइड करें तो यंग जो पॉपुलेशन हमारे साथ आ रही हमारे पास आ रही है उनमें ये है कि उनके मसल स्पैज़म ज़्यादा होता है। एंड अगर कोई जिम या स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं तो उनमें डिस्क का प्रॉब्लम जो है वो हमें प्रोलैप्स डिस्क के साथ अच्छा, पेशेंट प्रेजेंट स्पैज़म से करते हैं। मुराद ये है कि मसल टोटल अकड़ाव का शिकार है वहाँ जी, पर मुस्तकिल तौर पर, बिल्कुल रिलैक्स नहीं ऐसे हो पा रहे। हाँ जी, रिलैक्स नहीं हो पा ओके। रहे हैं। वो पेन की वजह से जो है वो पेशेंट्स मेडिकेशंस तो लेते हैं लेकिन प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते। तो जस्ट अगर हम पेन को ही ट्रीट करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाएँगे तो मसल्स जो है वो स्पैज़म में चले जाते हैं और उसमें फर्दर फिर हमें स्टिफनेस और ये सारी चीज़ें सब देखने को मिलती हैं। अच्छा, और जो जिम जाने वाले हैं उनमें डिस्क का प्रॉब्लम? जी, जिम में होता ये है कि अनबैलेंस्ड वे में जब वेट उठाते हैं जो हमारे जिम करने वाले यंग एथलीट्स हैं, तो उसमें ये होता है कि जो डिस्क है ना ये बेसिकली है क्या? सबसे पहले तो इसको समझना होगा। ये जी 2 बिल्कुल। बोन्स के दरमियान में एज़ अ कुशन काम करती है। जैसे हम समझ लें कि कुशन हम यूज़ करते हैं ना बैठने के लिए, इसी तरह से। तो जब एक्सेसिव अनबैलेंस्ड लोड पड़ता है तो किसी एक साइड पे तो ये बेसिकली है तो जेल बेस्ड मटीरियल तो ये प्रेस हो जाती है। जब ये प्रेस होती है तो उसके साथ जो हमारी नर्व्स गुज़र रही होती हैं, जो कि हमारे मसल्स को सप्लाई करती हैं फॉर द मूवमेंट एंड जो नंबनेस और ये सारी चीज़ें फ़ील होती हैं, उन नर्व्स पे कंप्रेशन आता है डिस्क की वजह से एंड देन वो स्टार्ट हैविंग पेन, नंबनेस और वो सारी चीज़ें हमें जो पेशेंट कंप्लेन करते हैं। तो एथलीट्स में, स्पोर्ट्स इंजरीज़ में और या फिर हम अगर बात करते हैं कि अचानक से कोई कहते हैं जी हम झुके झुके थे उसके बाद से सीधे हुए हैं तो वो पेन कहते हैं जी स्टार्ट हो चुक गया। पड़ गई, चुक पड़ गई, सादा यस। अल्फाज में वो कहते हैं जी, वो जी हम तो वो घी का डब्बा उठाने के लिए झुके हैं और एकदम ऐसी चुक पड़ी है कि अब वो हिला भी नहीं जा रहा है। जी, बिल्कुल अच्छा, सर। तो यंग लोगों में आपने बताया कि या तो मसल जो है कंटिन्यूसली वो उनमें वो स्पैज़म हो जाएगा, जी, बिल्कुल मुस्तकिल ऐसे तौर पर रिलैक्स यस। नहीं हो पा रहे। हाँ जी। और दूसरा ये है कि जो लोग जिम करते हैं वो एक बेहतियाती कर जाते हैं वज़न उठाने में, जिसकी बिल्कुल वजह से ऐसे। सारा प्रेशर डिस्क के ऊपर आ जाएगा। जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब दीगर जो उम्र के लोग हैं उनमें किस किस्म के प्रॉब्लम आते हैं? इसमें भी एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूँ, जो स्पेज़म की हम बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी जो है वो ऑफ़िस वर्कर्स की है, स्टूडेंट्स की है जो एक्सरसाइज़ नहीं करते और वो लॉन्ग सिटिंग आवर्स की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स उनको फ़ेस करनी पड़ रही हैं। और जब उनसे हम बात करते हैं कि कोई हमारी एक्सरसाइज़ वगैरह या कोई इस तरह की चीज़, कहते सर वी हैव वेरी बिज़ी स्केड्यूल, तो हमारे पास टाइम नहीं होता इस चीज़ के लिए। तो दैट लीड टू लंबर स्पेज़म और मसल्स के लिए। अगर हम बात करें फीमेल पॉपुलेशंस की, तो अगर हम 50 से अबव की बात करते हैं तो मोस्ट उसमें एक रीज़न जो है वो ओस्टियोपोरोसिस भी होती है, जिसमें बोन्स में कैल्शियम लेवल्स खासा कम हो जाता है, जिसे हम भून का हड्डियों का भुरभुरापन कहते हैं, वो भी इसमें एक कॉमन फैक्टर है। और ओल्ड एज में फिर जॉइंट की डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, वर्टिब्रास की भी। तो जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं इसी तरह से जी हड्डियों जी, में हर हर रोज़ को जी, सवाल है, तो जैसे जैसे उम्र गुजरती है तो ये तब्दीलियाँ ऐसी आती हैं, तो बिल्कुल उनका ऐसे असर मोहरों के ऊपर भी पड़ता है और बिल्कुल वो सर, भी डीजनरेट या घिसना शुरू हो जाते हैं। राइट सर। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पर जो आपने जो दूसरा ग्रुप बताया जिनमें स्पैज़म ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादातर वो लोग शामिल हैं
जिनका बैठ के बहुत ज़्यादा काम है, कंप्यूटर पे बैठे हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं। आजकल तो आपको पता है कामों की नोयत यूथ में इसी किस्म के कामों की है, फिजिकल तो इतने ज़्यादा काम रह नहीं गए। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक वर्ड हम यूज़ करते हैं एर्गोनॉमिक्स, कि जिसमें आपकी कुर्सी, आपका वर्क स्टेशन इस लिहाज से डिज़ाइंड हो कि बैक को प्रॉपर सपोर्ट दे सके। अब हमारे यहाँ पर जो देसी कुर्सियाँ बनती हैं ऑफिस में या जो भी फर्नीचर इस्तेमाल होता है, एज एन एक्सपर्ट आप उनसे कितना मुतमिन है कि उनकी क्वालिटी ऐसी होती है कि बैक को प्रॉपर सपोर्ट दे सकें? हाँ सर, अगर हम बात करें तो जो हाई लेवल ऑफिस वर्कर्स हैं, एग्जेक्टिव जो हैं हमारे, उनकी तो चेयर्स में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन हमारी जो मिडिल पॉपुलेशन है, उनमें लॉट ऑफ एक्सपीरियंस जो हमारे रहे हैं देखने के, उनमें ऐसी कोई ख़ास मेडिकल कंडीशन को देखते हुए नहीं बनाई जाती हैं हमारी जो बैक की सपोर्ट के लिए। अगर मैं बात करूँ, मैं रिसेंट यूरोप का विज़िट था मेरा, तो जर्मनी में, तो वहाँ पे मैंने जो चीज़ देखी कि स्टूडेंट्स और जो वर्कर्स लॉन्ग आवर्स के लिए बैठते थे, उनकी जो चेयर है वो इस तरह से एडजस्ट की जाती थी कि उनका जो बैक की जो कर्व है उसके साथ वो एडजस्ट करते थे, और उनको सेपरेटली कोई कुशन कोई वो रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एंड एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, दे आर मतलब दे लव टू डू एक्सरसाइज और वो सारा, तो उनको वो चीज़ भी सपोर्ट करती है। बट हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस तरफ अभी को बहुत ज़्यादा काम नहीं किया जा रहा सर। जी, फिजिकल स्पोर्ट्स तो अब ख़त्म ही होती जा रही हैं। पहले किसी ज़माने में स्कूलों में लाजमी होता था कि जनाब उसके अंदर प्ले ग्राउंड हो, बच्चे फिजिकल एक्टिविटी कर सकें, और अब हम देखते हैं तो स्कूल प्लाज़ों के अंदर खुले हुए हैं। अब वहाँ पर एग्जैक्टली। प्ले एरिया कहाँ से होगा? बच्चे बिल्कुल। इंडोर गेम्स में चले गए हैं, गैजेट्स आ गई हैं या एक्सबॉक्स है घरों में, तो फिजिकल स्पोर्ट्स तो कम होती जा रही हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी कम होती जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं शाटिका की तरफ, कि राइट। बहुत कॉमन, ज़्यादातर लोग बैग की हर चीज़ को एक ही पंदूरे में डाल देते हैं, वो जी शाटिका हो गया, और फिर उनके जहन में वही आपकी वाली बात ये होता है कि जी ये हम जाएंगे तो जी ऑपरेशन हो जाएगा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि शाटिका के बारे में बताइए कि ये हो क्यों जाता है, और इसमें जो दर्द होता है वो किस नौइयत का होता है, कि जिससे लोगों को पता चल जाए कि अगर इस तरह का दर्द हो तो ये शाटिका है, अगर उसके अलावा कोई दर्द है तो ये शाटिका नहीं है। और तीसरा सवाल का हिस्सा ये है कि इसका इलाज बज़रिया अद्वियात मुमकिन है? सर, सबसे पहले मैं इस पे बात करूँगा कि यस, बज़रिया अद्वियात इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। जो राइट थिंग है, सबसे पहले हमें डायग्नोज़ करना कि है क्या प्रॉब्लम। तो सियाटिका की अगर हम बात करते हैं, तो सियाटिका बेसिकली जैसे हमने पहले बात की कि हमारी डिस्क पे अगर प्रेशर आता है तो उसकी वजह से जो नस का दब जाना है, नर्व कंप्रेशन जिसे हम कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सियाटिका। लोगों ने इसके अच्छे खासे नाम रखे हुए हैं, कुछ कहते हैं जी मोरों में खला आ गया दर्द शकीका भी इसी को कहते हैं, इसीलिए नाम है ना? जी, तो इसी तरह से वो काफ़ी सारा अपनी ईज़ के लिए लोगों ने रखे हुए हैं नाम। तो बेसिकली अगर अंडरस्टैंड करें तो ये जो है वो नस पे, नर्व पे कंप्रेशन होता है, जिसकी वजह से ये पेन दब होती जाती है है, नर्व, जो नर्व दब जाती है। आसाब दबते हैं, जी, जिसकी बिल्कुल। वजह से दर्द होती है। अगर हम बात करें कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो जब ये नस दबेगी तो पेन जो है वो बैक से, कमर से लेग की तरफ ट्रैवल करेगी। आपकी टाँग में पेन जो है वो करंट लाइक कंडीशन की तरह से वो जाएगी, और फिर टाँग में सुइयाँ चुभना, नंबनेस होना, ये सारी चीज़ें इसमें आएँगी। तो इसको हम सियाटिका कहते हैं। एवरी पेन जो बैक पेन है वो सियाटिका नहीं होती। इससे पहले अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा कि वो मसल स्पैज़म हो सकता है, जॉइंट की डिज़ीज़ हो सकती है, ओल्ड एज की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। तो सियाटिका के लिए सबसे पहले हमने ये करना है कि डायग्नोज़ करें। उसके लिए ये है कि वी हैव टू गेट यानी एन कि एक्स-रे। मैकेनिकल डिसऑर्डर है, जी, 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 जी। टोटल मैकेनिक्स है इसके अंदर, उसका यस, एज से यस। कोई ताल्लुक नहीं, किसी भी एज में हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा सर। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया कि कमर से शुरू होने वाली दर्द जो है वो टांग में भी जाएगी, तो बेहद वक्त दोनों टांगों में जाएगी या क्या सीन होगा? ये जो है ना, इस पे अगर बात करें तो ये डिपेंड करता है कि कितनी सेवेरिटी के साथ वो प्रेस हुई है, डिस्क है। अगर तो माइल्ड है, अगर हम उसको डिवाइड करें, एक टाँग में भी जा सकती है, ये दोनों टाँगों में भी जा सकती है बैक वक़्त। तो जितनी सेवेरिटी होगी उसी तरह से आपको फिर पेन के सिम्पटम्स। और अगर हम इस पे बात करें कि हमें कब वरी होना चाहिए इसके लिए, अगर ये दोनों टाँगों में पेन जा रही है, प्लस उसके साथ में अगर हमारी टाँगें वीक होना शुरू हो गई हैं, और इसमें बाज़-औक़ात ये भी होता है कि यूरिनेशन का, छोटे पेशाब का कंट्रोल भी सम टाइम जो है वो नहीं अच्छा, रहता। खुद ब खुद पेशाब खारिज होना, जी, ये तो सारे ना रेड फ्लैग साइन्स इसे हम कहते हैं कि इस सूरत में यानी कि आपने। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। यस, 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 ये अलार्मिंग सिचुएशन है। इसमें हमें अल्टीमेटली, इमरजेंटली जो भी पॉसिबल होगा, हमने इसके लिए ट्रीटमेंट स्टेप लेना है, हम इसके लिए वेट नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, शाटिका के कितने फ़ीसद मरीज़ ऐसे हैं जिसमें
दोनों टांगों में दर्द होती है, और कितने फीसद ऐसे होते हैं कि जहाँ पर एक ही साइड के ऊपर प्रॉब्लम होता है? सर ये हम थोड़ा सा ना डिवाइड करेंगे कि पॉपुलेशन बेस्ड पे जो लोग बहुत ज़्यादा देर के लिए बैठे रहते हैं, ये जो वेट उठाते हैं, जैसे कि झुक के काम करना है, इन सारी पॉपुलेशन में हमें सिंगल साइड पे मोस्ट कॉमनली मिलती है। जैसे जो अगर हम जिम की या जो एथलीट्स होते हैं, इन्होंने चूंकि हैवी वेट लिफ्टर्स होते हैं, इसमें मोस्टली हमें ये दोनों तरफ जाती हुई पेन मिलती है। तो ये अगर हम बेटर डिवाइड करें अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड एक्टिविटी, तो उससे हम ज़्यादा बेटर आंसर ले सकते हैं। अच्छा, जिम जाना वैसे तो बहुत अच्छी बात है, और मैं इनकरेज करूँगा अपनी यूथ को कि ज़रूर जिम जाएं, लेकिन एहतियात के साथ। उसमें डॉक्टर साहब वो एक लंबर बेल्ट भी आती है जिसके जो वो बांध लेते हैं, पीछे से चौड़ी होती है काफ़ी, और आगे थोड़ी सी तंग होती है ताकि वो आराम से हुक हो सके। तो आप रिकमेंड करते हैं कि वो करना चाहिए ताकि बैक को सपोर्ट रहे? तो सर मैं बैक बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ, हमें बैक को सपोर्ट के साथ ही वेट उठाना चाहिए। और मैं आपसे एक वाक़या शेयर करूँगा, ये मतलब रफली अबाउट 14 ईयर्स अगो जब मुझे जिम का नया-नया शौक हुआ था, तो जो मेरा जिम ट्रेनर था उसे बेचारे को ये तो आइडिया नहीं था कि ये पेन कौन-सी होती है, बट उसने मुझे एक चीज़ बताई थी। उसने कहा कि अगर आपने झुक के ये वाली एक्सरसाइज़ करनी है, तो आपने ये बेल्ट ज़रूर लगाना है, वरना ऐसी पेन निकलेगी जो कि ट्रीट करना मुश्किल हो जाएगी और वो बड़ी सीवियर होती है, ठीक नहीं होती। उसको जो नॉलेज था उसने मुझे दिया। तो मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जिम ट्रेनर्स इसके बारे में बड़ा अच्छा आपको गाइड करते हैं, और हमें लाज़मी तौर पे वो बेल्ट यूज़ करना चाहिए ताकि हम इम्बैलेंस होने से बचें। और येस, जिम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम करेंगे एग्जैक्टली तो दैट इज़ द बेस्ट वन। जी, बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। बिल्कुल ऐसे ही सर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक सुनने में आया कि जनाब जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, तो जैसा आपने भी बताया कि डीजेनरेटिव चेंजेस मोहरों के अंदर भी होती हैं, तो ये कोई कद भी इंसान का छोटा होता है? जब ज़्यादा उम्र, बहुत ही ज़यीफ लोगों में कद क्या छोटा भी होता है थोड़ा? अच्छा इसके ना साइंस क्या कहती है, ऑर्थोपेडिक्स क्या कहती है इस बारे में? यस, इसमें बेसिकली होता ये है कि जब ओस्टियोपोरोसिस डेवलप होती है, तो जो हमारी बोन्स हैं, इनका जो भुरभुरापन आता है, तो इसमें ना कंप्रेशन जो है वो हमें बहुत कॉमन मिलने को देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये इसकी विड्थ है वर्टिब्रा की, तो वेट की वजह से और कैल्शियम और ये चीज़ें जब कम होती हैं, तो ये थोड़ा-सा इनका जो है वो कंप्रेशंस आ जाते हैं, जिसे हम कंप्रेशन फ्रैक्चर्स भी कहते हैं। ये आम फ्रैक्चर से डिफरेंट होते हैं, बट येस पेनफुल भी होते हैं। और इसमें आपने देखा होगा जब हाइट छोटे होने की बात है, तो उनका ना अक्सर कुबड़ापन आ जाता है, कमर में थोड़ा झुकाव आ खम जाता आता है, है। खम आ जाता है। तो ये है और इसमें एक लिमिट तक अगर हो तो इसका प्रॉब्लम नहीं है, और अगर ये थोड़ा लिमिट क्रॉस कर जाए और इसके साथ पेन भी बहुत शदीद हो, तो इसके लिए हमें फिर फौरी तौर पे ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ जाना होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पर हमारे यहाँ पर हेल्थ की अगर मैं बात करूँ, तो लोगों की अप्रोच होती है वो आमतौर पे रिएक्टिव होती है। लोग जब बीमार होते हैं उसी वक्त जाते हैं, और बीमार भी उस वक्त जब बिल्कुल जो पानी है वो सर से पुलों से क्रॉस कर चुका होता है, उस वक्त डॉक्टर के पास आते हैं। इब्तदाई इलामात को तो हमारी कौम इतना लिफ्ट ही नहीं करवाती, शुरू शुरू की इब्तदाई इलामात को। तो अमूमन बैक एक के प्रॉब्लम में भी लोग इब्तदाई तौर पर उसको इग्नोर करते हैं, डिनाइल मोड में होते हैं कि यार नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे शायद थकावट ज़्यादा हो गई है, और जाकर खुद से मेडिकल स्टोर से दर्दों की दवाई कोई खाई और जनाब आ गए। और इस तरीके से काफ़ी अर्सा ये सिलसिला चलता रहता है। बीइंग एन एक्सपर्ट, आपने शुरू में भी जिक्र किया, इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिए कि बैक एक जो है वो एक सीरियस मैटर हो सकता है, और अज खुद जो मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन जो लोग ले लेते हैं, उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं उनके लिए, कमर के लिए भी, और दूसरे हमारे जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के ऊपर ज़्यादा पेन किलर्स लेने से उनके ऊपर क्या मनफी असरात हो सकते हैं? सर अगर हम बात करें सेल्फ मेडिकेशन की सबसे पहले, तो ये पाकिस्तान में इतना इजीली ओवर द काउंटर मेडिसिन्स पड़ी हैं कि यू कैन जस्ट गो देयर, उनको बताएं और आपको दे देते हैं। इवन मेडिकल स्टोर वाले जो हैं वो खुद फार्मेसी से भी वाले देते हैं जी। खुद से भी देते हैं। तो जो मेडिसिन्स की बात करें, पेन की मेडिकेशन सिर्फ आपको वक्ती तौर पे पेन से और निकालने के लिए होती हैं, ये ट्रीटमेंट नहीं है, राइट? तो वो ब्रीफ टाइम के लिए जब हमें पेन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल होता है, येस मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। लेकिन आई विल रिकमेंड कि फर्स्ट हमें डायग्नोज करना है कि रीज़न क्या है बैक पेन की, राइट? प्रॉपर डायग्नोस्टिक इसमें हम सारी वो अपनी यूज़ करते हैं टेक्निक्स, एंड उसके बाद हम मेडिसिन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि यस पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो वो ये कह रहे होते हैं सर हमारा बड़ा बिजी स्केड्यूल था और हमने मेडिसिन ले ली, खुद को निगलेक्ट कर रहे होते हैं, और जब हमारे पास आते हैं जो प्रॉब्लम्स है पेन की अच्छी खासी वो एडवांस हो चुकी होती है। थर्ड थिंग, जब मैं उनसे ये कहता हूँ कि सर हमें एक्सरसाइज की तरफ जाना होगा, तो आगे से उनका बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन होता है, डॉक्टर साहब ये कब तक जारी रखनी है? तो मेरा एक सिंपल आंसर लाइन का होता है कि जब तक आप ठीक रहना चाहते हैं। तो ये है कि एक्सरसाइज है सर, ये हमने अपनी रूटीन बनानी है, इसको डेली लाइफ में हमने ऐड करना है। और
इसके साथ आप देखेंगे कि आप इस चीज़ का वेट क्यों कर रहे हैं जी, मुझे पेन होगी, देन आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज और सप्लीमेंट्स और बैलेंस डाइट की तरफ जाऊँगा। तो व्हाई नॉट कि हम अपनी लाइफ को इस तरह से एडजस्ट कर लें कि बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट 20 मिनट्स की वॉक एंड फ्यू बैक की एक्सरसाइजेज़, तो हमें जो पेन है ये होगी नहीं, इस तरफ हमें जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कहते हैं कि जी फ्लैट बेड के ऊपर आपने लेटना है, तो वो कमर के लिए कितना फ़ायदेमंद या कितना नुकसानदेह हो सकता है कि अगर आप बिल्कुल चपटी सतह के ऊपर लेटें, बगैर नीचे कोई फोम या कोई कुशन रखे हुए, ये ठीक है वैसे तर्ज सर अमल ये क्या? लास्ट जो स्कूल ऑफ थॉट था, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स अगर हम बात करें तो ये वो यही था, उसमें कहते थे जी वो नीचे लेट जाएं कमर सीधी हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। अल्लाह नहीं, पाक ने हमारी जो बैक है इसको बड़े नेचुरल एक खम रखा है ना एक खम कुदरत रखा ने। हुआ है। आप देखें सर्विकल स्पाइन इसमें भी एक खम है, बैक की तरफ भी खम है। तो इसके लिए अब रिकमेंडेशन जो है वो ये है, ये सॉफ्ट होना चाहिए, राइट? तो जो नॉर्मल हमारे घरों में सॉफ्ट बेड हैं वो यूज़ हो सकते हैं, और इसके लिए हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते कि आप हार्ड सरफेस पे लेटें या उस तरह से। उससे इनफैक्ट जो देखने में आया है वो पेशेंट्स की पेन जो है वो एग्रीवेट होती है। उससे ज़्यादा बढ़ सकती है। यस। इसका मतलब है कि आप सॉफ्ट किस्म के जो मैट्रेस है बस वो जी, इस्तेमाल करें। हार्ड बिल्कुल। बेड या वो लकड़ी के फटे के ऊपर जी, लेटेंगे उसको तो हम कोई अवॉइड। तकलीफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपके जो आप तो माशाल्लाह एक एक्सपर्ट हैं ऑर्थोपेडिक्स के, आपकी स्पेशलिटी के जो कंपेटिटर्स हैं वो हैं जराह। आपके पास भी बहुत केसेस आते होंगे जराहों से ख़राब हुए हुए, तो किस किस्म के केसेस आते हैं? मतलब हर चीज़ का वो इलाज पट्टियाँ करके कर देते हैं, फ्रैक्चर भी हुआ है उसको भी पट्टी कर दी, जोड़ बकौल पेशेंट के जी जोड़ मेरा निकल गया था तो जनाब जोड़ भी वो फिक्स कर लेते हैं, मेरी समझ से बाहर है। तो जराह जो हैं वो किस तरीके से हमारी जॉइंट की और हड्डियों की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं? अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। सर मैं ये कहूँगा कि वो ना हिप्नोटाइज़ करते हैं। आपको पता है हम आजकल बड़े जल्दबाज़ हैं। वो ये कहते हैं डॉक्टर के पास जाएँगे, आपको सर्जरी की तरफ ले जाएँगे, तो हमारे पास आएँ 2 पट्टियाँ होंगी, 1 मालिश होगी, आप ठीक हो जाएँगे। सर ट्रस्ट मी, बिलीव मी, हम सर्जरी से, डॉक्टर से इतना डर जाते हैं, हम कहते हैं ये बात ठीक है। एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ एजुकेटेड पीपल जो कि इस तरह से होने के बाद हमारे पास आते, तो मैं कहता हूँ सर आपने प्लीज़ मुझे बताइए कि ऐसा क्या था? कहते हैं सर उन्होंने ये कहा था जल्दी ठीक हो जाएगा, सर्जरी से बच जाएँगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली स्पाइन, ये जो फ्रैक्चर्स हमारे होते हैं उनकी बात भी यही कर रहा हूँ। तो जो जराह हैं वो फिर एक और टर्म यूज़ करते हैं जी, डॉक्टर साहब हमने मोहरा चढ़वाया था, जी राइट? जी। इट कैन बी सो डैमेजिंग। आप सर इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि ऑलरेडी डिस्क जो है हमारी वो प्रेस हुई है, कंप्रेस हुई है, जिसकी वजह से नर्व के ऊपर कंप्रेशन जा रहा है। अगर हम उस पे मज़ीद मैनिपुलेशन करेंगे तो वो उसको हम परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं। तो औ करते क्या है वैसे जराह, मतलब कमर के अगर मोहरों की बात करें तो वो जो आप कह रहे हैं वर्टेब्रा या मोहरा चढ़ाया है, उस चढ़ाने के टेक्निक में जराह करता क्या है, मरीज ये क्या बताते हैं? वो ये कहते हैं जी उन्होंने सबसे पहले तो हमें वो लिटाया था कोई फ्लैट सरफेस पे, उसके बाद उन्होंने मालिश की है, मालिश करते-करते एक आवाज़ निकाली है और उन्होंने कहा जी आपका मोहरा चढ़ गया है। नहीं, और आवाज़ किसने, जराह ने खुद निकाली है? नहीं, वो कहते हैं जी कि जैसे उसने वो प्रेस किया है, हमारी वो जो जॉइंट की बेसिकली सर हमारी जो इवन जॉइंट्स हैं, उनमें जब नॉर्मल मूवमेंट भी होती है, तो ये आपस में इट कैन प्रोड्यूस, जैसे कि आपको आइडिया है कि हम अगर बात करें, तो घुटनों से भी आवाज़ आ जाती है, जो इस तरह एग्जैक्टली, से। तो दैट्स वो क्वाइट इस तरह से नॉर्मल। कोई मैनिपुलेट करते हैं कि जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है, और समटाइम वो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होता। एंड दे सेज़ कि हमने मालिश की है और उसको उसकी जगह पे बैठा दिया, अब आप बिठा ठीक हो दिया। जाएँगे। वो बेसिकली होता है क्योंकि जब वो मसल स्पैज़म को अगर हम बात करें, तो उसको जब वो मसाज करते हैं तो उससे पेशेंट रिलीफ फील करता है, जस्ट फॉर 2 डेज़ 3 डेज़, मैक्सिमम एग्जैक्टली। फॉर 1 वीक, एंड अगेन क्योंकि पेन की हमने बेसिक काज़ को ट्रीट नहीं किया होता, एंड अगेन पेशेंट उसी पेन की तरफ चला जाता है, एंड वो कहते हैं जी वो पुराना असर खत्म हो गया, आप फिर आए, हम आपको फिर ठीक कर देते हैं। तो जिसे बेसिकली हम अगर बात करें, आई विल से दिस इज़ हिप्नोटिज़्म। और हमें वो एक बताते हैं जी शॉर्ट टर्म की ट्रीटमेंट है, पक्का इलाज हो जाएगा, ऑपरेशन की तरफ जाएँगे, डॉक्टर तो आपको उधर ले जाएँगे, वो बड़ा डैमेजिंग होता है। और मैं एक और चीज़ बात करूँ कि अगर हम सर्जरी की बात करें, वो केसेज़ जिनमें ये रिकमेंडेड है, पहले इस चीज़ का था, अब एडवांस टेक्निक्स हैं, अब तो एंडोस्कोपिक आई मीन अगर हम बात करें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी जी, हो रही है, अगर बिल्कुल। हम बात करें तो अब कैमरा कैमरे वाला सर्जरीज़ ऑपरेशन जी, बड़ा स्पाइन के आम लिए ना लोग जी, समझते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो उसके साथ जो अब चांसेस हैं डैमेजिंग के, वो और अच्छी खासी मिकदार में कम हो गए हैं। तो नाउ द सर्जरी इज़ अ सेफ ऑप्शन बट व्हेन रिकमेंडेड, जब इसकी ज़रूरत हो। अच्छा, बैक के प्रॉब्लम में या मोहरों के सिलसिले में आपने बताया कि जराह हजरात क्या करते हैं कि सिर्फ वक्ती तौर पे थोड़ा सा मसाज करते हैं, कुछ खास प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आकर मरीज़ को थोड़ा यस, रिलीफ मिलता है, थोड़ा राहत महसूस होती है और समझते हैं वाह जी वाह हमारा काम यस। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मॉडर्न अगर हम देखें तो डॉक्टर साहब मसाज चेयर्स भी आई हुई हैं, बड़ी अच्छी अच्छी हैं, न्यूमेटिक होती हैं जो कि एयर प्रेशर के साथ वाइब्रेट भी करती हैं।
आप रिकमेंड करते हैं कि बैक एक में वो कुछ उनका थोड़ा बहुत बेनिफिशियल रोल है? सर नॉट ऑल द बैक एक्स, लेट्स सपोज कि अच्छा, अगर सब में हम, नहीं है। हाँ, अगर तो स्पेज़म की बात करते हैं तो यस, क्योंकि स्पेज़म बेसिकली एक मसल्स की प्रॉब्लम है, उसमें हमने रिलैक्स करना है रिलैक्स मसल से। करना है, यस, वो काम करती हैं। अगर हम बात करें कि अगर हमें वो डिस्क की वजह से जो नर्व कंप्रेशन चल रही है या इवन ओल्ड एज में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो दीज काइंड ऑफ जस्ट फॉर मसल ट्रीटमेंट, नॉट फॉर द बोन और द डिस्क वन। अच्छा, ये एहतियात करने की ज़रूरत जी, है कि ये जिन एहतियात लोगों करने की को, ज़रूरत है। ये नाज़रीन, ये जो मसाज चेयर्स हैं जिनके बड़े सोशल मीडिया पे एड्स भी आ रहे हैं, तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ये अगर पट्ठों में खिंचाव अगर है उस हद तक तो ये ठीक है, या बहुत थके हुए हैं तो आप वक्ती तौर पर खुद को रिलैक्स करने के लिए मसाज चेयर का इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ना आप कोई आपके मोहरों में मसला है या डिस्क में मसला है और इस मसाज चेयर से ठीक हो जाएगा, तो वो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, उससे उल्टा नुकसान ज़्यादा भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे सर। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं ज़रा जो मेल न्यूट्रिशन, मतलब ग़िज़ाई जो किल्लत भी ना कहें, हमारी चॉइसेस भी अजीब सी हैं। ठीक है, किल्लत तो खैर है ही है, मतलब हमारा जो मुल्क माशी लिहाज से लोग इतने बेचारे अफोर्डिंग नहीं है कि क्वांटिटी वाइज भी प्रॉपर फूड ले सकें, और फिर जो वो लेते हैं उसकी चॉइस ऐसी होती है कि वो अक्सर सेहत के मसाइल क्रिएट कर रही होती है। तो एक तो मेल न्यूट्रिशन, यहाँ पर ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं हमारे लोग जो हैं। दूसरा ये कि विटामिन्स की अगर बात करें तो एक ऐसा मुल्क जिसमें मेरा ख्याल है साल के 11 महीने सूरज ही सूरज होता है। ठीक है, और आजकल तो सूरज काफ़ी गुस्से में भी है, तो उसमें राइट। विटामिन डी की कमी हो जाना बड़ी अचनबे की बात है, तशवीश और परेशानी की बात है। मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, एशिया के अंदर हुई, साउथ एशिया में, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीन ममालिक की आबादी के रैंडम सैम्पलिंग की गई कि आबादी में देखें कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी कितनी है। तो मैं सर पकड़ के बैठ गया डॉक्टर साहब, 78% पॉपुलेशन हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार है, जबकि बांग्लादेश में शायद 74% थी और इंडिया में 73% थी, यानी कि हम उनसे काफ़ी ऊपर जी। हैं। तो ये भी कमर के मसाइल का कुछ बायस बन रहा है कि विटामिन डी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हड्डियों की हेल्थ के लिए, हमारे जोड़ों की हेल्थ के लिए, और सारे बाकी फैक्टर्स तो हमने डिस्कस किए, उसके साथ साथ ये भी अगर ऐड हो जाए तो क्या इससे भी प्रॉब्लम्स में इजाफा होता है? सर अभी हम इसी चीज़ पे बात कर रहे थे कि हमें वेट क्यों करना है कि जब कोई सिम्पटम अपीयर हो, जब हमें कोई पेन स्टार्ट हो तभी हम इस तरफ जाएँ। डेफ़िनेटली विटामिन डी का अच्छा खासा रोल है, कैल्शियम का जो है बोन स्ट्रेंथ में अच्छा खासा रोल है और हमारी बैक पे इसका एक वाइटल रोल है। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में जहाँ पे सन इज़ रेडिली अवेलेबल और अच्छा खासा एक्सपोज़र भी है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इंडोर हो गई हैं। अब बाहर निकलेंगे तो सन से एक्सपोज़्ड होंगे। राइट। एंड सेकेंडली हमारे जो लाहौर का अगर हम बात करें राइट नाउ वेयर वी आर सिटिंग, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा डेंजरसली जो है वो इसमें प्रॉब्लमेटिक है सर। तो जो रेडिएशंस हमें चाहिए होती हैं विटामिन डी को एक्टिवेट करती हैं हमारी स्किन के अंदर, वो रेडीली हमारे तक पहुंच ही नहीं पाती ड्यू टू पॉल्यूशन और जो है यानी कि वो। सूरज ने वो जो अच्छी शुआएं भेजनी थी, वो बीच में जो गर्दो गुबार हमारे माहौल के अंदर है वही जी। रोक लेता है उसे, एग्जैक्टली और तो वो वो हम, पहुंच नहीं पाती। यस, वो हम तक पहुंच नहीं पाती। ये तो एक नेचुरल वे है ना कि जो अल्लाह मियाँ की तरफ से हम सबको एक फ्रीली अवेलेबल है। सेकंड अगर हम अपनी डाइट पे बात करें तो मैं भी एक रिसेंट स्टडी देख रहा था कि उसमें जो कोक कंजप्शन है उसमें पाकिस्तान का एक अच्छा खासा हाई जो है कोक कंज्यूमर्स, जो कि कार्बोनेटेड वाटर की अगर हम बात करें, तो ये सारे साथ में कैफ़ीन, कॉफ़ी, टी हम अच्छे खासे यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इम्पैक्ट करती हैं विटामिन डी, कैल्शियम एब्ज़ॉर्प्शन और इन सारी चीज़ों पे। सेकेंडली हमें 2 तरह की पॉपुलेशन मिलती है। एक वो होती है जो कि अच्छी खासी डेफ़िशिएंट और उन्हें आइडिया भी नहीं है कि हमें इसकी डेफ़िशिएंसी है। दूसरी वो है जो ओवर ले रही होती है, मतलब दे हैव इनफ अमाउंट ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी बट टेकिंग इस फ़ियर की वजह से कि हमें डेफ़िशिएंसी ना हो जाए विदाउट एनी ज़रूरत से ज़्यादा टेस्टिंग। लेती। यस, वो ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे होते हैं। तो मेरा एक मशवरा ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल गेट योर लैब्स, सीरम कैल्शियम, विटामिन डी लेवल्स, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप इन चीज़ों को देखें। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डेली हमारी जो नॉर्मल डोज़ है कैल्शियम की, वो हमें लेनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ फूड। अगर फूड से हम नहीं ले पा रहे हैं, रीज़न कुछ भी है, मे बी कि हमारे पास रेडिली अवेलेबल नहीं है, तो वो हमें फिर सप्लीमेंट से लेनी चाहिए। तो रफली अगर हम बात करें तो इट्स अबाउट 100 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम जो कि डेली हमें रिक्वायर्ड है। यू कैन टेक आइदर ऑल फ्रॉम द फूड और हाफ अगर फूड से मिल रही है तो हाफ हमें सप्लीमेंट्स की फॉर्म में लेनी चाहिए।
और इसी तरह से विटामिन डी लेवल है 600 टू 800 इंटरनेशनल यूनिट डेली हमारी रिक्वायरमेंट है। जब हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो ये ऐसी है जैसे गाड़ी चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, दिस इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर आवर बॉडी। अगर हम इसको इग्नोर करेंगे, नॉट नाउ नॉट टुमारो बट वेरी सून वी विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस, प्रॉब्लम्स है। आपको आइडिया होगा कि अब हम जो अगर यंग पॉपुलेशन की बात करें तो उनसे जब वर्कआउट की बात की जाती है तो बड़े स्ट्रेंजली वो कहते हैं कि हमने डॉक्टर साहब एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, मेरी तो पेन बढ़ गई है। द रीज़न जब हम मसल्स पे बोन्स पे वर्कलोड डालते हैं तो हम तो इस चीज़ के आदी नहीं हैं, हमारी न्यूट्रिशन ही ऐसी नहीं है। तो आई रिकमेंड कि मिल्क और लाहौरियों को तो लस्सी भी वैसे अच्छी खासी पसंद है वी कैन टेक जैसे दही है ले सकते हैं। तो हमें को बहुत ज़्यादा दूर से कुछ भी नहीं लाना, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, बस सिलेक्शन है। ठीक है, वीक में एक आध दफ़ा आप करना चाहें तो जंक फूड ले सकते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर वट एवर यू वांट, लेकिन हेल्दी डाइट को ज़रूर अपने साथ ऐड रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी शाटिका वाले जो हमने सेगमेंट अभी कुछ देर पहले हमारी डिस्कशन हुई, उसमें आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी जो सर्जरी होती है उस बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं कि अगर तो वजह उसकी बन रही है ऐसी कि सर्जरी इनएविटेबल है, ना आप उसे रोकेंगे, तो वो आजकल कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है कि जब वो जो हम लेमिना टाइप उसका काट देते हैं तो फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाता है ऑपरेशन के फौरन बाद और मरीज का बैक टू नॉर्मल हो जाता है? सर इसमें अगर हम बात करें कि रिलीफ कब मिलता है, ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कब से चल रही थी। अगर तो ये क्रोनिक काज है और ये काफ़ी सालों से चल रही होती है तो फिर आफ्टर सर्जरी भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है कि नर्व को ब्रीथ करने के लिए, अपने नॉर्मल फंक्शन की तरफ आने के लिए। और अगर हम बात करें कि जो रिसेंटली एंडोस्कोपिक सर्जरीज़ हैं विद कैमराज की मदद से हम कर रहे होते हैं, उसके बाद यस पेशेंट इवन कैन गो होम। अब डे केयर सर्जरी का बड़ा अच्छा खासा है, यानी कि सुबह ऑपरेशन हाँ हाँ एग्जैक्टली, यू कैन गो। अभी हम बात कर रहे थे जर्मनी की, अगर बात करें तो वहाँ पे ऐसे ही होता था, मॉर्निंग में पेशेंट आके एडमिट होता था एंड मी विद माय प्रोफेसर जो मेरे मेंटोर थे वहाँ पे, he did the surgery and one day I said when patient will go home sir, he's already gone, man. yeah he said I have made the discharge। I said how possible so quickly। तो उन्होंने मुझे कहा कि नाउ अब हॉस्पिटल की ज़रूरत होगी तो हम पेशेंट को रखेंगे। तो डे केयर सर्जरी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और चीज़ें हो सकती हैं, तो जितना कम से कम हॉस्पिटल के अंदर स्टे हो उतना ही मरीज के लिए बेहतर है। Exactly। और अब अच्छी बात आपने खुशैन बात ये बताई कि पाकिस्तान में भी जी। लैप्रोस्कोपिक या एंडोस्कोपिक सर्जरीज हो रही हैं जी और आपको बहुत दिनों के लिए अस्पताल दाखिल होने की जरूरत नहीं है, सुबह सर्जरी करवाएं और शाम को बेशक आप घर चले जाएं। जी, इसमें एंडोस्कोपिक सर्जरीज यस उस समय। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी जो एक और एक मैं जगह एक टर्म पढ़ रहा था, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, मैं चाहूँगा उसके ऊपर भी रोशनी डाल दें, बिकॉज कि हमारे जो बच्चे हैं ना आजकल डॉक्टर साहब, स्क्रीन टाइम उनका इतना बढ़ गया हुआ है ना कि मोबाइल है इस तरह से, तो मोबाइल के अंदर बच्चा लेटा भी हुआ है, उसकी कंटिन्यूसली गर्दन फ्लैक्स्ड है, इस एंगल में वो देख रहा है, लेटे हुए भी बैठे हुए भी इस तरह। तो वो हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन है बच्चों में, उनके लिए कितना डेंजरस हो सकता है और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? राइट सर, हमारी जो बॉडी की मैन्युफैक्चरिंग है ये अपराइट पोजीशन के लिए बहुत वेल डन है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आप खुद भी देखें कि जब हम कंटिन्यूसली इस तरह से किसी चीज़ पे हमें आइडियली ये करना चाहिए कि जो चीज़ें हम जो भी गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं उसको हम आई लेवल पे लेके आएँ ताकि हमारी नेक को प्रॉब्लम नहीं हो। हम गैजेट्स को यूज़ नहीं करते एग्जैक्टली और नेक को उसके लेवल पे लेके जाते हैं, तो हमारे जो मसल्स हैं ये फटीग होते हैं एंड नॉट वन डे। अगेन मैं वही बात करूँगा कि थोड़ा टाइम इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, बट डे बाय डे हम जो है वो प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं। इसको टेक्स्ट नेक सिंड्रोम या टेक नेक सिंड्रोम, यस ये अच्छी खासी आजकल हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए भी अगेन कि हमें प्रॉपर पोस्चरिंग की ज़रूरत है। आपने कुछ भी करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप आईटी एक्सपर्ट हैं, आप कुछ भी करना चाह रहे हैं तो जो थिंग्स हैं वो आपके आई लेवल पे हों। अगर आई लेवल पे आप नहीं भी ला पा रहे तो इससे रिलेटिवली नियर टू आई लेवल हो। बिल्कुल भी अगर हम बात करें कि इस तरह से अगर मैं बैठा रहूँगा तो आप यू कैन इवन ऑब्जर्व कि कितनी देर तक हम इस तरह से बैठ सकते हैं। अल्टीमेटली हमारे मसल्स फटीग होंगे, जब मसल्स फटीग होंगे सारा पीछे हमारा जो है वो वर्टिब्रास पे, सर्विकल स्पाइन पे इफेक्ट आएगा। देन अगेन अर्ली फिर जो चीज़ें हमें 60s और 50s में जाके देखनी थी वो हम अर्ली देख रहे हैं आजकल, रीज़न ही यही है। तो इससे हम ओवर यूज़ की बात हम करेंगे कि जब हम ओवर यूज़ करते हैं देन अगेन डिस्क पे भी सेम वही प्रॉब्लम्स एंड हम उसी अगेन एतकाल की ज़रूरत है। और जिन लोगों की प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, जैसा कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसका तो काम ही लैपटॉप के ऊपर है, बिल्कुल है सर, फिजिकल काम तो कोई भी नहीं है। तो उनको भी चाहिए कि आजकल लैपटॉप के स्टैंड्स आ गए हैं, यस जिनकी मदद से आप उसका लेवल ऊंचा कर सकते हैं। एग्जैक्टली बेहतर है कि वो यूज़ कर लें ताकि आपकी स्पाइन के ऊपर ज़्यादा बर्डन या स्ट्रेन ना पड़े। यस।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा पर्टिनेंट और रेलेवेंट सवाल है, वो कार ड्राइव के दौरान उस वजह से भी प्रॉब्लम्स बैक के अंदर लोगों के होती हैं। अच्छा, लोगों की अक्सरियत ये सोचती है कि जनाब हम सीट को ना जितना लिटाएंगे ना उतनी हमारी कमर गिरता रहेगी ड्राइविंग के दौरान। तो क्या ये वाकई ठीक है हमारी स्पाइन के लिए कि आप यूं लेटी पोजीशन में हैं और आप गाड़ी भी चला रहे हैं, तो जो हमारी स्कल का वजन है वो भी जाहिर बात है आपने सामने देखने के लिए इसको फ्लेक्स कर दिया और आप ड्राइव भी कर रहे हैं, नीचे से शॉक्स भी आ रहे हैं। तो इस डायनामिक्स को आप कैसे देखते हैं? ड्राइविंग की जो पोजीशन होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि जो ड्राइवर की सीट है उसका एंगल क्या होना चाहिए और किस एंगल के ऊपर चल के वो कमर के मसलों का बायस बन सकती है? सर इसकी अगर हम बात करें तो नेचुरल जो मैन्युफैक्चर्ड सीट्स हैं वो इसी चीज़ को देखते हुए बनाई जा रही हैं। और अभी हम अगर मॉडर्न सारी चीज़ें देखें तो उसमें इस चीज़ के बारे में उन्होंने अच्छा खासा एडजस्ट किया होता है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम इसकी नॉर्मल अलाइनमेंट को ख़राब करते हैं। और जैसे आपने कहा अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो हमारी नेक है जो फ्लेक्स होगी। नॉर्मल मैं अगर इस तरह से ड्राइव कर रहा हूँ, अगर मैं पीछे के जा ऐसे करूँगा तो मेरे मसल जो हमारे नेक के मसल्स हैं ओवर यूज़ होंगे। एंड वक्ती तौर पे तो हमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा। वाई? क्योंकि हम अपने मसल्स को ओवर बर्डन कर रहे हैं। तो हमारे मसल्स जिसे हम जो क्या बात कर रहे थे ना कि स्पैज़म कैसे हो जाता है, अगर एक सेम पोजीशन में मैनी आवर्स के लिए हम रखते हैं तो ये हाईवे पे ट्रैवल कर रहा है, मोटरवे पे एग्जैक्टली 4-6 घंटे की ड्राइव है, आप लेटी पोजीशन में है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? हम तो इस चीज़ के लिए बने ही नहीं है ना इस तरह से अपने वो यूज़ करने के लिए। तो इसी तरह से जो ऑफ़िस वर्कर्स हैं या जो लॉन्ग सिटिंग ऑफ़िस में होती है उसके लिए भी मैं यही कहूँगा कि एवरी 40 टू 45 मिनट्स के बाद हमें एटलीस्ट फॉर 10 ब्रेक ले मिनट्स ले थोड़ा। येस वी हैव टू टेक एग्जैक्टली ब्रेक। येस, तो हमारे जो मसल्स हैं उसको भी तो ब्रीथ करने का टाइम दें। एग्जैक्टली थोड़ी देर के लिए आप मुश्किल काम ना करिए, आधा घंटा काम जी। किया है तो 5 मिनट ऐसे घूम फिर के चक्कर लगा लिया ताकि थोड़े से आपके मसल जो है वो बैक टू नॉर्मल हो, फिर आप यस। दोबारा बैठ गए। छोटी छोटी देखें, आपने तर्ज ज़िंदगी में लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस लानी है और उसकी वजह से कितना इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। एब्सोल्युटली। अच्छा डॉक्टर साहब, अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि अनफॉर्चुनेटली कहने को तो हम बड़ा गरीब मुल्क हैं, सोशल मीडिया देखें तो हकीकत भी है खैर कि बहुत ज़्यादा लोग मसाइल का शिकार हैं, गुर्बत जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि यहाँ पर शुगर और मोटापा जो है, जो कि किसी ज़माने में अमीर मुल्कों की या अमीर लोगों की बीमारियाँ होती थी, वो हर एक दूसरे बंदे और गरीब बंदे में भी नज़र आ रही है। तो ओबेसिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर होती जा रही है अनफॉर्चुनेटली। ओबेसिटी का कितना ताल्लुक है हमारे कमर के मसाइल के साथ? सर इसका वन लाइनर आंसर है कि एवरी सिंगल किलोग्राम डज मैटर फॉर योर स्पाइन केयर। कि हम अगर हमारी बॉडी को जो मैन्युफैक्चर्ड है इफ़ इट इज़ बेस्ट फॉर 70 kg वेट, तो इसके ऊपर हम जितने भी किलोग्राम्स ऐड करेंगे डेफिनेटली हमें जो चीज़ नज़र आती है कि जस्ट हमारे नीज ख़राब होंगे, नी पे प्रेशर आएगा। नो, इट्स नॉट ओनली द नी, इट्स नॉट ओनली द ऑर्गन्स और द हार्ट दैट बर्डन्स, द स्पाइन इज़ आल्सो बर्डन। तो जो एवरी किलोग्राम हमारा इंक्रीज़ होता है उस पे डेफिनेटली ये सारा हमारी स्पाइन पे एक्स्ट्रा बर्डन है जो कि फिर हमें अर्ली ये सारे सिम्टम्स और डिजनरेशन और इस तरफ लेके जाती है। तो ओबेसिटी एक लाइफस्टाइल की डिज़ीज़ है। इसका अगर हम बात करें ना पॉपुलैरिटी के साथ या वो भी, तो उसमें भी वो लोग बेसिकली एक्सरसाइज को और नॉर्मल हेल्दी चीज़ों को अपने आप से दूर कर देते हैं। एग्जैक्टली। अब देखें लाहौर में अगर हम बात करें तो नाइट पे हम अच्छा खासा लोग जो है वो लाहौर रात को जागता है, आपने अक्सर सुना होगा। तो डॉक्टर साहब, रात में मैं 2:30 बजे इस होटल पहुंचा हूं और विल यू बिलीव के बुलेवार्ड में उधर रेस्टोरेंट ऐसे था जैसे दिन हुआ होता है। लोग मतलब हैरान मैं होता हूँ। आप वेस्ट की आप बात करें, आपके जर्मनी में ट्रेनिंग हुई, वेस्ट में भी गया हूँ, इवन ये जो सिंगापुर मलेशिया इन मुल्कों में भी शाम 6-7 बजे के बाद कोई रिवाज नहीं है, सब लोग अपने घरों में होते हैं, खाना घर पे खाते हैं, सो जाते हैं। और हमारे यहाँ पर शायद सोते ही नहीं है। कराची को ले लें, लाहौर को ले लें, फैसलाबाद, मुल्तान, सारी रात जाग रहे होते हैं शहर। मैं एक छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करूँगा। हुआ ये कि मैं ना जब इनिशियल डेज़ से मैं जर्मनी गया तो म्यूनिख में ना वहाँ पे ना जो सनसेट है वो रात को 10 बजे होता है तकरीबन ना। तो हमें तो यही है कि भाई मगरिब भी अभी जैसे और सनसेट के बाद ही होती है, तो हमें ये था कि अभी तो बहुत टाइम है ना। तो वहाँ पे 8 ओ क्लॉक उन्होंने हर चीज़ शट डाउन कर देनी होती है। तो मैं मार्केट में एंटर हुआ तो 8 बजने में 10 मिनट थे। तो मैं बड़ा ईज़िली शॉपिंग कर रहा था। तो मैं सारी चीज़ें अपनी लेके जैसे ही आपने पहुँचा अपने हिसाब से सोचा होगा मगरिब में तो अभी 2 घंटे पड़े हैं आराम एग्ज़ैक्टली से। तो मैंने कहा कि उन्होंने सारा कहा भाजन जल्दी करें जरा बंद हो रही है। जी, तो एक वार्निंग के बाद मैं जब उधर गया तो उन्होंने मुझसे वो कैश नहीं लिया। उन्होंने कहा सर प्लीज़ चीज़ें रख दें, टाइम ख़त्म हो गया, अब कल आइएगा फिर लीजिएगा। एंड ट्रस्ट में मुझे खाली वापस आना पड़ा। देन आई रियलाइज़ कि जो टाइम की डिसिप्लिन की है वो वहाँ पे वो लोग इस चीज़ को बहुत मैटर करते हैं चीज़ें। और देखें नाइट जो है अल्लाह पाक ने हमारे लिए सर आराम के लिए बनाई गई है। कुरान में भी है कि हमने
रात को तुम्हारे लिए राहत का बायस बने, आराम करें उसमें रात एग्जैक्टली तो हमारी जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं जो कि हमारी डायबिटीज़ को प्रोवोक करती हैं और इन सारी चीज़ों को वेट गेन इवन हमारा जो मूड स्विंग्स है ये सारा हार्मोनल लेवल और ये सारी चीज़ें नाइट पे अल्लाह पाक ने हमारी एनर्जी को रीस्टोर करने के लिए कि हमें स्लीप पैटर्न दिया है और यू नो कि तहज्जुद का टाइम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है उस वक्त हमारे जो हार्मोन्स और क्रिएटिव चीज़ें हैं सारी वो पीक पे होती हैं और जितने भी ग्रेट पीपल हैं ग्रेट फिलोसफर थिंकर हैं वो अर्ली मॉर्निंग की बात करते थे कि उस वक्त और अल्लाह पाक ने तहज्जुद हमें तो इतना बड़ा गिफ्ट दिया है लेकिन अफसोस की बात है कि हम सोते उसी टाइम पे हैं उठते हैं तो तब हमारे पास को 12 1 2 बजे तक ये ऑफिस वर्कर की बात नहीं कर रहा हूँ या जो नहीं, हम दिस इज वेरी नॉर्मल अनफॉर्चुनेटली हमारी एक्चुअली मुगलिया पॉपुलेशन की सल्तनत बात जब कर रहे पूरा इधर आया तो मुगलिया सल्तनत क्या हुआ करती थी कि जिस वक्त सुबह के 5 बजे गोरे गोरियां उठ के वॉक कर रहे होते थे, 7 बजे ऑफिस में होते थे, उस वक्त हमारे मुगल बादशाहों की महफिलें ख़त्म हो रही होती थी, ठीक है। और जिस वक्त गोरे 1 2 बजे ऑफिस ख़त्म करके वो आते थे उस वक्त ये हमारे शहजादे हमारे मुगल जाग रहे होते थे, तो फिर देख लें, अंजाम भी देख हैं लें एग्जैक्टली क्या हुआ आपका। सो अलार्मिंग एंड वार्निंग यू आर एब्सोल्युटली राइट सर अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई आपसे। तो थैंक यू आखिर में मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारी जो पब्लिक प्रोग्राम देख रही है, इनकी स्पाइन हेल्थ के ऊपर आप क्या टेक मैसेज देना चाहेंगे प्लीज़। सर मेरा जो मैसेज है वो यही है कि हमें स्पाइन की केयर एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करनी चाहिए बिफोर इट स्टार्ट्स हर्टिंग और नंबर वन पे जो हम बात करेंगे दैट इज़ करेक्ट पोस्चरिंग जिनके लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं एंड 20 मिनट्स वॉक विद एक्सरसाइजेज ये इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमें ब्रीथ करने के लिए एयर इंपॉर्टेंट है एंड सेकेंडली अगर हम बात करें तो बैलेंस डाइट का सर बहुत इसमें रोल है बैलेंस डाइट में योगर्ट है मिल्क है एग है ये सारी चीज़ें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमने रेगुलरली यूज़ करने हैं एंड येस टेक गुड केयर ऑफ कैल्शियम विटामिन डी एज वेल एंड जो हम बात करते हैं कि जब फिर पेशेंट डॉक्टर के पास जाए तो ये ना पूछे कि सर हमें कब तक एक्सरसाइजेस जो है वो जारी रखनी है तो अगेन मेरा आंसर वही होगा कि जब तक आप ठीक रहना चाहते हैं तो दिस इज़ आवर बेस बोन और इसकी अगर हम टेक केयर करेंगे तो हमें फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ेंगे थैंक यू वेरी मच। आखिर में नाज़रीन मैं डॉक्टर दील अब्बास का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि कमर के मसाइल के ऊपर उन्होंने इतनी मुफीद मालूमात आपसे शेयर की। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।